हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आज हम फिर उपस्थित हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन प्रश्न अभ्यास के साथ। बेटा, आज हम करेंगे इनके प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्नों को समझने के साथ ही आप स्वयं उत्तरों का निर्माण करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्रियों के शिक्षा एवं स्त्रियों के उत्थान हेतु अनेक कार्य किए। साथ ही साथ आपने ये भी देखा, ये भी सुना कि समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं जिनकी विचारधारा अलग अलग रहती है ना। तो किस तरह से लोगों ने जो अपने आप को शिक्षित कहते थे लेकिन फिर भी उनके अनुसार स्त्रियों का विद्यालय जाना या स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना अच्छा नहीं माना जाता था। उनके अनुसार क्या मानना था कि यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी या लड़कियां शिक्षा प्राप्त करेंगी तो गृहस्थी में अनिष्ट होगा। ऐसी विचारधारा, निम्न सोच, क्या कहें उसको। परंतु फिर भी द्विवेदी जी ने कई उदाहरण देकर यहाँ पर स्पष्ट किया कि यदि मान लिया जाए प्राचीन ज़माने में या प्राचीन युग में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थीं, क्योंकि कुतर्कवादियों का मत था कि वे एकदम अनपढ़ थीं। और एक और शब्द जो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना, उसका भी नाम दिया उन्होंने। तो यहाँ पर प्राकृत भाषा को अनपढ़ों की भाषा मतलब नाम दे दिया गया उसको। किसके द्वारा? कुछ उच्च कोटि के लोग जो स्वयं को उच्च कोटि का समझते थे लेकिन थे कुछ और। यहाँ पर प्राकृत एक बोलचाल की भाषा थी, जो क्षेत्रीय भाषा रहती है ना, जैसे कोई भी कहीं भी रहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार वहाँ की भाषा बोलते हैं। तो उस समय प्राकृत भाषा की बोलचाल की भाषा थी। तो उनका मानना क्या था, कुतर्कवादियों का, कि जो भी व्यक्ति प्राकृत भाषा बोलता है तो वो अनपढ़ है, ऐसा उनका मानना था। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस बात का भी खंडन किया है कि ओके, मान लिया जाए कि प्राकृत भाषा जो थी वो अनपढ़ों की थी। तो कई बार उन्होंने उदाहरण दिए ना कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, तो क्या विवेकानंद जी अनपढ़ थे? इस तरह से उन्होंने ये जो शीर्षक दिया है ना, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनका खंडन किया है, उनके तर्कों को काट दिया है। तो आज हम उसी पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन दिया? कौन से ऐसे तर्क दिए जिसके माध्यम से उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के सपोर्ट में काम किया? पहले हम देख लेते हैं पाठ के अनुसार, चूंकि हम पाठ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो द्विवेदी जी ने पुरातन पंथी मीन्स जिनकी विचारधारा थी, जो मानते थे कि स्त्रियां उस समय अनपढ़ थीं, वो कुछ नहीं समझती थीं, यदि स्त्रियां विद्यालय जाएंगी या शिक्षा ग्रहण करेंगी तो घर गृहस्थी में अनिष्ट होगा, क्लेश होगा, ऐसा उनका मानना था। तो इस पर लेखक ने क्या अपने मत प्रस्तुत किए, वे यहाँ पर हम देखते हैं। द्विवेदी जी ने पुरातन पंथियों को निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। नाटकों में कुलीन स्त्रियों को उनके प्राकृत भाषा बोलने पर अनपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता है। अब नाटक, जो भी नाटक होते थे, कभी कभी उन्होंने नृत्य का भी उदाहरण दिया है कि यदि स्त्रियां जो नाटक में प्राकृत भाषा बोलती थीं तो इसका तात्पर्य क्या है कि वे स्त्रियां अशिक्षित थीं या अनपढ़ थीं? यदि अशिक्षित या अनपढ़ होती तो क्या वे घर से बाहर अपनी कला का प्रदर्शन कर पाती? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया उन्होंने पुरातन पंथी लोगों पर, ठीक है। साथ ही साथ कुछ शिक्षित लोग ही संस्कृत बोलते थे, शेष अन्य लोग प्राकृत ही बोलते थे। कुछ पुरातन पंथियों का मानना क्या था कि जो संस्कृत बोलते हैं वे ही शिक्षित हैं। तो द्विवेदी जी ने उनका खंडन किया है कि ये कौन सी विचारधारा हुई, है ना, कि संस्कृत बोलना ही क्या शिक्षित होने का प्रमाण है? तो फिर यहाँ पर कुछ लोग ही संस्कृत बोलते थे, सब तो नहीं बोलते थे। इसका क्या अर्थ हुआ कि प्राकृत भाषा भी शिक्षित लोगों की भाषा थी,
ठीक है। महात्मा बुद्ध, यस, विवेकानंद जी नहीं, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए तथा जैन बौद्ध साहित्य प्राकृत में ही लिखा गया है। जो भी जैन बौद्ध साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फिर इसको अनपढ़ों की भाषा कैसे मान ली पुरातन पंथी लोगों ने, ठीक है। यद्यपि शिक्षा के पर्याप्त प्रमाण नहीं है, माना कि शिक्षा या शिक्षित होने के कोई प्रमाण नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि यदि प्रमाण नहीं है तो वहां सब अशिक्षित थे, ठीक है। हो सकता है कि वे कहीं खो गए हों। भारत में वेद मंत्रों की रचना में स्त्रियों का योगदान रहा है, जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है, ठीक है। रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने का चलन था। समझ आया, ठीक है। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को, द्वापर युग की यदि बात करें, प्राचीन युग की यदि बात करें, तो श्री कृष्ण को रुक्मिणी ने पत्र लिखा था। तो पत्र कौन लिखता है? अनपढ़, अशिक्षित। यहां पर फिर उन्होंने खंडन कर दिया पुरातन पंथियों का कि रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखना यह प्रमाणित करता है कि हाँ, स्त्रियां भी शिक्षित थी, उनको अनपढ़ कहना एकदम गलत है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। सोचिए, अच्छे से सुनिएगा इस प्रश्न को कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उनका क्या मानना था, कुतर्कवादियों का क्या मानना था कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ हो जाएंगे, समाज में अनर्थ हो जाएंगे, घर गृहस्थी में क्लेश होने लगेंगे, ऐसा उनका मानना था। तो क्या कहा लेखक ने, आइए देखते हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देते हुए कहते हैं, उन्होंने क्या कुतर्क दिए, तर्क क्यों कहे हम, कुतर्क दिए। उन्होंने क्या कहा कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उनकी इस दलील का द्विवेदी जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक खंडन किया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, कि जो वास्तविक रूप में व्यवहार कुशल होते हैं, विनम्र होते हैं, उनके समक्ष कोई कैसे भी व्यवहार करे, वे उसका जवाब विनम्रता पूर्वक ही देते हैं। और इसका पूर्ण रूप से भली भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि सामने वाला क्या है, सामने वाला कितना शिक्षित है और कितना विनम्र है। ऐसा नहीं है कि जिसने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। कभी कभी राई का पहाड़ और तिल का ताड़ बनते हुए देर नहीं लगती, अतः हमें अपने स्वभाव में शालीनता तो अपनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर द्विवेदी जी ने वही परिचय दिया है। उन्होंने खंडन तो किया है लेकिन विनम्रता पूर्वक। वे कहते हैं कि यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण हैं, तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डाके डालने, नरहत्या करने जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के ही दुष्परिणाम है या कुपरिणाम है। कितना अच्छा तर्क दिया उन्होंने कि यदि ठीक है, मान लेते हैं, द्विवेदी जी ने कहा कि हम मान लेते हैं कि यदि स्त्रियां शिक्षित होंगी तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं, जैसे कितना अच्छा उन्होंने तर्क के साथ यहाँ उत्तर दिया है कि जो पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहे हैं, क्या क्या, रिश्वत लेना, चोरी करना, डाका डालना, नरहत्या करना, तो क्या ये भी शिक्षा का ही परिणाम है? क्योंकि आपके अनुसार, अर्थात कुतर्कवादियों के अनुसार, तो पुरुष समाज शिक्षित है, तो शिक्षित होने पर ये सब करना भी मतलब शिक्षा का ही दुष्परिणाम हुआ, कुपरिणाम हुआ। यदि स्त्रियों को शिक्षित करने से समाज में अनर्थ हो रहे हैं, होंगे, उनका ये मानना था कि होंगे, यदि स्त्रियां पढ़ेंगी तो समाज में अनर्थ होंगे, तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि जो समाज में अनर्थ हो रहे हैं पुरुषों द्वारा, तो क्या वो शिक्षा का ही परिणाम है, दुष्परिणाम है, कुपरिणाम है, ठीक है, समझ आया। ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं बंद करवा देना चाहिए। यदि शिक्षा ही समाज में अनर्थ फैलाती है तो फिर तो विद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद ही करवा देना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो, उन्होंने ये कहा, ठीक है। इसके अलावा दुष्यंत द्वारा शकुंतला से गंधर्व विवाह करने और बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, यह तो शकुंतला ही जानती है। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे
यह उनकी पढ़ाई का कुफल नहीं बल्कि उनकी स्वाभाविक युक्ति थी। समझ में आया? यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला को भी शामिल किया है लेखक ने कि किस तरह से उनको जब वो गंधर्व विवाह हुआ था, कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की, ठीक है। तो यदि उन्होंने जो बात कही थी या तर्क दिए थे, तो इस तरह का तर्क शकुंतला क्या एक अशिक्षित नारी या अनपढ़ नारी इस तरह से तर्क दे सकती है? अपने आप को सही प्रमाणित करने के लिए इतने अच्छे शब्दों में तर्क दे सकती है? यदि वो शिक्षित नहीं होगी, यदि उसके पास बुद्धि बल नहीं होगा तो नहीं दे सकती। फिर यहाँ पर कुतर्कवादियों को कर दिया उन्होंने चुप, क्योंकि उनके जो प्रमाण यहाँ पर देखने को आ रहे हैं, तो वहां पर फिर ऐसे अकाट्य तर्क दिए लेखक ने कि कुतर्कवादियों की बोलती बंद कर दी। समझ आया बच्चों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। जैसे यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, ना वे पढ़ती ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को इस निबंध में से छांटकर समझिए और लिखिए। लेखक ने, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको सुनिए, फिर से मैं पढ़ती हूँ कि क्या कहा है लेखक ने। कुछ व्यंगों का सहारा लिया है। कभी कभी कहते हैं ना कि व्यंगों का सहारा लेने से या मुहावरे या लोकोक्तियों का सहारा लेने से बात जो है अधिक समझने योग्य बन जाती है। तो यहाँ पर वही आया है। क्या आया है कि यह सब पापी पढ़ने का ही अपराध है। मतलब अभी अभी हमने देखा ना, इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि कुतर्कवादियों का क्या मानना था कि स्त्रियां पढ़ेंगी तो अनर्थ होगा। तो उन्होंने कहा कि जो समाज में पुरुषों द्वारा अनर्थ हो रहा है, इसका मतलब शिक्षा का दुष्परिणाम है। यदि शिक्षा से ही अनर्थ होते हैं तो फिर तो स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद करवा देना चाहिए। आप ऐसे अन्य अंश को देखिए, समझिए, ठीक है। निबंध में से क्या कहा? स्त्री विरोधियों के कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग का सहारा लिया है। उनमें से कुछ व्यंग निम्नलिखित हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थीं? उनकी संस्कृत क्या कोई संस्कृत थी? देखिए, उत्तर रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। उत्तर रामायण पता है ना आपको, जब श्री राम द्वारा रावण का वध करके अयोध्या में राजपाट संभाल लिया जाता है, उसके बाद माता सीता को वनवास दिया जाता है, वो उत्तरकांड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतु बंधु महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत भाषा में बनाए हैं, वे अनपढ़ और गंवार थे क्या? वे तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार से संपादक को भी अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि जो सेतु बंधु महाकाव्य और कुमारपाल चरित ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में बनाए, जो प्राकृत भाषा थी, जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी, आपको याद होगा जस्ट इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बोला था ना, आपको बताया था कि उस समय प्राकृत भाषा ही बोलचाल की भाषा थी। और साथ ही साथ उस भाषा में हमें हमेशा अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए जो सबको समझ में आए। हम अपने विचारों को यथावत दूसरों तक पहुंचा पाएं, वही शिक्षा होती है। ऐसा नहीं कि हमें जो आता है, हम अपने आप में कितने बखूबी या कितने शिक्षित हैं, ये मायने नहीं रखता बेटा। मायने ये रखता है कि यदि हम एक हैं जो दूसरों को कुछ समझाने आए हैं, तो हमें वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपने शब्दों को दूसरों के दिमाग तक पहुंचा सकें और वो समझ सके। तो उस समय प्राकृत भाषा का बोलचाल था, बोलबाला था, तो वो प्राकृत भाषा द्वारा प्रसिद्ध अखबार से संपादक को भी अनपढ़ मान लिया जाए, क्योंकि प्राकृत भाषा में लिखा था। क्योंकि कुतर्कवादियों ने क्या माना कि जो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे वे अशिक्षित थे या अनपढ़ थे। पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। ऐसा पाठ में लिखा है। इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी। यस, उन्होंने ये कहा है कि स्त्रियों को ये सब क्या क्या मूर्ख, अनपढ़, तो भाई बलिहारी है आपके विचार धन्य हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से, ठीक है। जैसे आपने याद होगा कि हमारा जब काव्यखंड चल रहा था कि गोपियों ने उद्धव से किस प्रकार से व्यंग्यात्मक कहा था ना कि आप तो बड़े भाग्यवान हैं। तो भाग्यवान कहने के पीछे उनका सही अर्थ क्या था कि वे अभागे हैं,
तो यहाँ पर वही है, इस तर्क शास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की तो बलिहारी है। मतलब मानना पड़ेगा कि किस तरह के लोग हैं वहां। ओके, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूट। पीयूष अमृत, उन्होंने यही कहा है कि शिक्षा यदि शिक्षित करती है, शिक्षा समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो पुरुषों के लिए शिक्षा लाभकारी है, अमृत का काम करती है, और वही शिक्षा स्त्रियों के लिए क्यों विष का कार्य करती है? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि शिक्षा सही है तो वो पुरुषों को दी जाए या स्त्रियों को दी जाए, शिक्षा तो भला ही करेगी ना। तो फिर ये जो कुतर्कवादियों ने जो अपने मत प्रस्तुत किए थे वो किस आधार पर किए थे? उनको क्या डर था, क्या भय था कि कहीं स्त्रियां उनसे आगे ना निकल जाए? क्या ये इस तरह का भय था? तो यहाँ पर इतने सारे तर्क और व्यंग्यात्मक तरीके से अपने मत को रखकर लेखक ने ये प्रमाणित कर दिया है कि वो जो कुतर्कवादी थे या पुरातन पंथी थे वे कितनी निम्न सोच रखते थे। ठीक है, कितनी निम्न विचारधारा के थे। अगला प्रश्न, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न वही आ गया कि प्राकृत भाषा पुरातन पंथी या कुतर्कवादियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना अनपढ़ होना मान लिया जाता था। उनके अनुसार जो संस्कृत बोलेगा वही शिक्षित है, उनके अनुसार। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कितने सारे उनका जो मत दिए हैं कि संपादन होता था, है ना। जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया प्राकृत भाषा में, तो क्या वे अनपढ़ थे? आइए देखते हैं और क्या कहा है। पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक व्यवहृत भाषा थी। प्राकृत समझ रहे हैं, व्यवहार की भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए उस समय शिक्षित समुदाय ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बुद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथों का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। प्राकृत भाषा ही प्रचलन में थी, इसलिए प्राकृत भाषा द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना अनपढ़ होने का सबूत तो नहीं है। फिर ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का सबूत भला कैसे हो सकता है? लेखक ने फिर अपने मत द्वारा कुतर्कवादियों की तर्क का खंडन कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। ठीक है, तर्क सहित उत्तर दीजिए कि उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता को बढ़ाते हों। अब यहां पर जो कुतर्कवादी थे या पुरातन पंथी थे, उनका क्या मानना था कि पुरुष वर्चस्व बना रहे, स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में ही कैद किया जाए। उनका मानना था कि स्त्रियां घर के अंदर रहकर घरेलू कामकाज, बच्चों का पालन पोषण बस यही करें ताकि हमारी सत्ता, हमारी अथॉरिटी जमी रहे। यदि लड़कियां घर से बाहर गईं और विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की तो कहीं ऐसा ना हो कि वे हमसे तर्क वितर्क करने लगें। तो अभी जो हम उनको चुप करा देते हैं कि ऐसा ही होता है शिक्षा के, अभी तुम अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, और वो चुप हो जाती हैं। लेकिन यदि वे पढ़ लिख गईं तो वे तर्क का वितर्क और कुतर्क भी देंगी, अपने अपने विचारों को भी प्रस्तुत करेंगी, व्यक्त करेंगी। तो ये डर था। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री और पुरुष को समानता दिखलाते हैं या उनकी समानता का बढ़ाते हैं। ठीक है, हर परंपरा अपने काल, देश और परिस्थिति के अनुसार प्रासंगिक रहती है, परंतु बदलते समय के साथ उनमें से कुछ अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता खो बैठती है। देखिए बेटा, समय जब जब बदलता है कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं, आते ही हैं, आना ही चाहिए। यदि मान लीजिए कि 1993, 1995 या 2000 की हम बात करें तो जिस समय का समाज
उस समय वैसा था, यदि आज भी वैसा ही हो तो फिर क्या मतलब हुआ विकास का, क्या मतलब हुआ प्रगति का, क्या अर्थ हुआ उन्नति का? कुछ बदलाव तो आने ही चाहिए ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि परंतु बदलते समय के साथ उनमें कुछ अपनी उपयोगिता के अनुसार और अपनी प्रासंगिकता खो बैठती हैं। इन्हीं में से एक थी पुरुष और स्त्रियों की शिक्षा में भेदभाव करने की परंपरा। जोर शोर से थी, चरमोत्कर्ष पर थी। पुरुष कभी नहीं चाहते थे कि स्त्रियां विद्यालय जाएं या फिर शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। इसके कारण स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता उत्पन्न होने के अलावा बढ़ती ही जा रही थी। असमानता तो थी ही, समानता नहीं थी। स्त्रियों को यहां रखा जाता था, पुरुष अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे, संस्कृत बोलते, बुद्धिजीवी कहलाते और स्त्रियों को समाज में किसी भी कार्य में शामिल नहीं करते थे। उनका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ घर में चार दीवारी में रहकर उनका कार्य है बच्चों का पालन पोषण करना, दैट्स इट। इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगी स्त्रियां, ठीक है। तो अब ये असमानता तो थी, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शिक्षा देने से या विद्यालय जाने से उनको रोका जाता था, ठीक है। अतः इसे त्याग कर ऐसी परंपरा अपनाने की आवश्यकता थी जो दोनों में समानता पैदा करे, ठीक है। असमानता बढ़ती जा रही थी, भेदभाव बढ़ता जा रहा था, पुरुष वर्चस्व फैलाते जा रहे थे, स्त्रियों को निम्न दर्जे में रखा जा रहा था। तो क्या होना था कि इस तरह की परंपरा का त्याग करना आवश्यक हो गया था। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया था। तो कुछ महान विचारक, कुछ महान लेखक, कुछ महान साहित्यकार जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जैसे आए और उन्होंने इस तरह की रचनाएं की जिससे समाज में जागृति फैली। लेखन या रचनाएं या कविताएं जन जन तक पहुंचाई गईं ताकि स्त्रियों को भी अपने अस्तित्व का भान हो, अपने अस्तित्व का ज्ञान हो और वे सिर्फ कैद ना रहें घर में ही, उनको भी पूर्ण आजादी हो अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना अस्तित्व निर्माण करने की। समझ आया बच्चों? शिक्षा वह साधन है जिसका सहारा पाकर स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं और लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आज देखिए समाज, प्राचीन युग में क्या सोचा गया था और आज वर्तमान में क्या हो रहा है, आप स्वयं देख सकते हैं, ठीक है। अतः लड़का लड़की में भेदभाव ना करने, उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा अवसरों में समानता देने की स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए तथा स्त्री पुरुष में समानता बढ़नी चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने यहाँ पर हम सबको समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। क्या आपने अभी ये पाठ पढ़ा तो क्या आपको लगता है कि तब की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में अंतर है? क्या अंतर नजर आ रहा है? क्या पहले की जो विचारधारा थी, क्या आज भी कहीं ना कहीं वैसी विचारधारा है या एकदम से परिवर्तित हो गई है सकारात्मक रूप से? क्या आपको कहीं ऐसा लगता है कि आज भी लड़कियों को या स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाता है या घर के बाहर कार्य करने से रोका जाता है या सिर्फ उनको घर की चार दीवारी में ही कैद करके रखा जाता है? क्या इस तरह का कुछ अभी आपके आसपास या वातावरण में ऐसा नजर आता है या परिवर्तन आए हैं? नहीं? आइए देखते हैं लेखक के अनुसार। तब अर्थात प्राचीन भारत और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त अंतर है ना। उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, है ना, आश्रम में रहते थे शिष्य, गुरु उनको शिक्षा प्रदान करते थे, जहां शिक्षा रटने की प्रणाली थी। बिल्कुल प्रचलन था किसका? रोट लर्निंग पर, रटने की प्रणाली। इसके साथ उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया जाता था। मानव मूल्यों का विकास किया जाता था, ये बात बहुत अच्छी थी, है ना, ताकि वे बेहतर इंसान और समाज उपयोगी नागरिक बन सकें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है।
आज की शिक्षा पुस्तक ये बनकर रह गई है जिससे मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की प्रणाली रोजगार परक ना होने के कारण यह आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। लेकिन यदि हम देखें तो इसमें अब और भी परिवर्तन आ गए हैं। ठीक है, और भी परिवर्तन आ गए हैं। जैसे ये हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कई वर्षों पुराना है, ये तब का लिखा गया है। तब के और आज की यदि हम स्थिति देखें उसमें और भी अधिक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आज ना केवल शिक्षा रोट लर्निंग पर आधारित है या रटने की विद्या पर आधारित है, ना केवल किताबी ज्ञान पर ही आधारित है, ना केवल पुस्तक तक सीमित रही है, बल्कि हर एक बच्चे को, हर एक विद्यार्थी को अपनी कला के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की भी स्वतंत्रता है। ना केवल किसी खास या एक पर्टिकुलर विषय को चुनकर ही बच्चा अपना अस्तित्व या अपना भविष्य निर्माण कर सकता है, बल्कि बच्चे की जो रुचि है वो रुचि के अनुसार, चाहे वो खेल हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे कला हो, कोई भी विषय चुनकर बच्चा अपने भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो प्राचीन समय में एकदम अलग, उसके बाद कुछ इस तरह की स्थिति थी, और यदि हम आज की बात करें तो आज बहुत 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 परिवर्तन आए हैं। पहले शिक्षा थी, आपने सुना होगा ना, टीचर सेंट्रिक, है ना, शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन आज है चाइल्ड सेंटर्ड, है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, किस तरह की जो शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। बच्चे को अपनी स्वतंत्रता अनुसार विषय चुनने का अधिकार है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? क्या उनका ये निबंध खुली सोच, एकदम स्वतंत्र सोच पर आधारित है? क्या आपने जब पाठ ये पढ़ा था या आप सुन रहे थे, क्या आपको लगा कि उस समय के होते हुए भी द्विवेदी जी की विचारधारा खुली थी, स्वतंत्र थी? क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी वर्तमान के व्यक्ति ने रचना की हो? लगा ना? नहीं लगा ना? ऐसा जो कुछ कुतर्कवादी या पुरातन पंथियों की जैसी विचारधारा थी वैसी लेखक की विचारधारा नहीं थी। क्योंकि बेटा कहा जाता है ना कि हर समय, चाहे वो सतयुग, कलयुग, त्रेता युग या द्वापर, कभी की हम बात करें तो हर समय कुछ ना कुछ अच्छे कार्य भी होते थे, कुछ बुरे कार्य भी होते थे। कहीं पर समाज में निम्न कैटेगरी के लोगों को, एकदम श्रेणी के लोगों को नीचे निम्न दर्जे में रखा जाता था, उनको छुआछूत आदि बिल्कुल दूर रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में परिवर्तन आते गए और हम सब इस बात से स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों तथा कुतर्क प्रस्तुत करने वालों पर व्यंग तथा उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास है। द्विवेदी जी ने देखा कि समाज में स्त्री की दीनहीन दशा का कारण शिक्षा की कमी है। यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने की कुचाल रचे बैठे हैं और स्त्री शिक्षा में आड़े लगाते हैं या अड़ंगे डालते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर यही बताया है कि किस तरह से उन्होंने, जो कुतर्कवादी थे, जो नहीं थे पुरातन पंथी, वे चाहते थे कि स्त्रियां बिल्कुल चुपचाप रहें, यदि पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी तो हमसे विचार तर्क वितर्क करेंगी, फिर हमारा क्या होगा? जो आज हम धाक जमा कर बैठे हैं उसका क्या होगा? इसलिए वे अपने किसी न किसी डर के कारण स्त्रियों को शिक्षा देने से ही दूर रखते थे या शिक्षा प्रदान नहीं करते थे। लिखा है ना, यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों, उनका क्या मानना था कि ये जो पुरातन पंथी थे, है ना, जो कुतर्कवादी थे, उनका क्या मानना था कि हम समाज के ठेकेदार हैं और हम ही समाज को नई दिशा प्रदान करेंगे। हम यदि चुपचाप बैठ गए तो समाज का क्या होगा? इसलिए उन्होंने कहा है तथाकथित ठेकेदार, जो अपने आप को मानते थे कि हम हैं, समाज को हम ही तो चलाते हैं, स्त्रियां तो कुछ नहीं करती हैं। इस तरह से तथाकथित ठेकेदारों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने की कुचाल रचे बैठे थे। बिल्कुल ये कुचाल, चाल और कुचाल समझ रहे हैं बेटा? नकारात्मक कुचाल,
चाल नहीं, चाल रची है, क्या चाल, इस तरह से। तो यहाँ पर उन्होंने ये विचार बनाकर बैठ गए थे कि स्त्रियों को तो शिक्षा नहीं दिलवाएंगे, स्त्रियों का काम सिर्फ चार दीवारी में ही है और हमारी सत्ता हमेशा बनी रहे, इसलिए हम ही शिक्षित कहलाएंगे, ठीक है। और स्त्री शिक्षा में अड़ंगे डालते रहे, उनके शिक्षा के आड़े आते रहे, उनको शिक्षित होने से रोकते रहे। ऐसे लोग के हर कुतर्क का जवाब देते हुए द्विवेदी जी ने पौराणिक और रामायण से जुड़े उदाहरण ही नहीं पेश किए, वरन स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता और आवश्यकता पर जोर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। समझ आया? उस समय जबकि समाज में पुरुष वर्चस्व छाया हुआ था और पुरुष स्त्रियों को निम्न दिखाने में ही लगा हुआ था, उस समय लेखक ने इतने महानता का कार्य किया। उस समय उन्होंने स्त्रियों को समाज में समान दर्जा दिलवाने का कार्य किया अपनी रचना के माध्यम से। ये तो काबिले तारीफ है, ठीक है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए कि जो निबंध उन्होंने ये लिखा है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, तो उनकी भाषा शैली कैसी है? आपको क्या उनके शब्द, उनकी भाषा, उनके वाक्य, उनके व्यंग सब आसानी से समझ में आए, या कहीं हमें लगा कि नहीं कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था, कुछ तो थोड़ी भाषा आसान होनी चाहिए थी, या हमें ऐसा लगा कि क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है? आइए देखते हैं आपके अनुसार क्या लगा आपको। क्या द्विवेदी जी की भाषा, जो उन्होंने ये निबंध लिखा, हम समझ सकते हैं उनकी भाषा को? कुछ ऐसे शब्दों का तो उपयोग नहीं हुआ जो हम ना समझ सकें या हमारे समझने योग्य ना हो? हाँ, आइए। द्विवेदी जी की गणना एक ओर जहां उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है, वहीं उन्हें भाषा सुधारक भी माना जाता है। समझ में आया? जिसे स्वयं भाषा सुधारक की उपाधि मिली हो, उसकी भाषा शैली कैसी होगी? उन्होंने अपने अथक प्रयास से हिंदी को परिष्कृत करते हुए सुंदर रूप प्रदान किया। व्याकरण की देन इन्हीं की है, ठीक है। उनकी भाषागत विशेषता में प्रमुख है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। उनकी रचना में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा उर्दू के शब्द भी हैं, ठीक है। उनके लंबे वाक्य भाषा में कहीं भी बोझिलता नहीं आने देते, जबकि वाक्य कितने लंबे लंबे हैं। आप देखिए, जरा ध्यान दीजिए फिर से पाठ्य पुस्तक पर या यहीं पर कि पूर्ण विराम, अल्प विराम बहुत डिस्टेंस के बाद है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि कितना लंबा वाक्य है। हम उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि उनके लंबे वाक्य भाषा में कहीं भी बोझिलता, बोझिलता समझते हैं, ओह अब नहीं पढ़ना, बोझिल हो जाते हैं हम एकदम, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। उनकी भाषा में भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह सफल हुई है। भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने शब्दों से हमें अपनी भावनाओं से जोड़ा है। वे जो कहना चाहते थे हम वही समझ पा रहे हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव होता है, ये भावनात्मक बंधन होता है कि जो लिखा है यदि हम पढ़कर उसी भावना में चले जाएं, अर्थात रचना भावना प्रधान है, और ये ऐसा हुआ है, ठीक है। उनकी भाषा में, ठीक है, अभिव्यक्ति की पूरी तरह सफल हुई है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव होती है। ऐसा लगता है कि कहीं दृश्य चल रहा हो, ना केवल लिखा है बल्कि दृश्यात्मक तरीके से हम कोई नाटक देख रहे हो, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है, ठीक है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली इतनी प्रभावशाली है कि पाठकों के अंतर्मन को छू लेती है। उनके व्यंग्यात्मक शब्द, उनकी व्यंग्योक्ति इतनी उच्च कोटि की है कि पाठक, पाठक मीन्स पढ़ने वाले, हम जो पढ़ रहे हैं हम सब पाठक हैं, तो उनके हृदय को, अंतर्मन को छू लेती है, क्योंकि वो सीधे यहाँ पर जाती है। जिस भावना को लेकर उन्होंने रचना की, उसी भावना के अनुसार हम पढ़ पा रहे हैं और उसी भावना के आधार पर हम उसको समझ रहे हैं। अर्थात वो कितने उच्च कोटि के रचनाकार थे। यस, आशा करती हूं आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और हर एक प्रश्न समझने के बाद आपको उत्तरों का निर्माण करना भी आया होगा।
है ना। यदि कहीं भी कोई भी आपको लगता है कि इस प्रश्न में क्या है, तो एक बार पुनः वीडियो को देखिएगा। हर एक प्रश्न हमें नई शिक्षा देता है बेटा, हर एक उत्तर से हमें नई कला का अनुभव होता है। कितने अच्छे से लेखक ने यहाँ पर स्त्री शिक्षा के जो विरोधी थे उनके कुतर्कों का खंडन किया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी भाषा में कोई भी इस तरह के शब्द प्रयोग में नहीं लाए हैं जो सुनने में या पढ़ने में उचित ना लगे, इस बात का उन्होंने ध्यान रखा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने व्यवहार में मधुरता अपनानी चाहिए, है ना। मधुरता अपनाने से ना केवल बड़े से बड़े युद्धों को या बड़े से बड़े विवाद को टाला जा सकता है, बल्कि हर एक व्यक्ति के साथ मधुर संबंध स्थापित भी किए जा सकते हैं। हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, है ना। तो समाज में रहने के लिए यदि मधुर भाषा का प्रयोग हो तो कितनी मधुरता फैल जाएगी, चारों तरफ अच्छा वातावरण होगा। और इसके लिए मैं आपसे यही आशा करती हूँ, यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहेंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहने के लिए हर एक जिस भी विषय का आपको वीडियो चाहिए, जिस भी विषय में आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, NTSC परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा और कौन कौन सी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप मैग्नेट ब्रेन्स पर उपलब्ध है, आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। बेटा आप जैसे होनहार बच्चे जब मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ गए हैं तो आप देखिए कि भविष्य कितना उज्जवल होगा। नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके मन पसंदीदा सब्जेक्ट और अपने फेवरेट टीचर से मिलने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप क्रोम पर जाइए या गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, चाहे टाइप कीजिए या वॉइस बोल दीजिए, आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी आपके डिवाइस पर, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, क्या CBSE इंग्लिश मीडियम से संबंधित जानकारी चाहिए क्लास 10th की, या CBSE हिंदी मीडियम से संबंधित जानकारी चाहिए आपको, या फिर स्पोकन इंग्लिश क्या आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, या फिर आप NTSC जानना चाहते हैं, NTSC परीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, या ओलंपियाड जो प्रतियोगी परीक्षा है उससे संबंधित जानकारी चाहिए, या UP बोर्ड उससे संबंधित कुछ जानकारी चाहिए। जो भी जानकारी चाहिए आपको, जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उसी से संबंधित जानकारी आ जाएगी। मान लीजिए आपको CBSE इंग्लिश मीडियम क्लास 10th का ही कोर्स चाहिए, तो जैसे ही आपने हिंदी मीडियम CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक किया आपके सामने आपके टीचर्स प्लस कोर्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्या पढ़ना चाहते हैं आप, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी या सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपको पढ़ना है हिंदी पढ़ने के लिए जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आप अपने टीचर के साथ साथ अपने विषय की संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। तो हिंदी में क्या क्या है देखिए, संपूर्ण विषय मतलब जो भी हमारा पाठ्यक्रम रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ जिस भी पाठ को आप पढ़ना चाहते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक पाठ को कैसे बेटा, कि मान लीजिए गद्य खंड की हम बात करें तो पहला जो रहेगा पार्ट, एक पार्ट के 3 वीडियोस, ठीक है। तो पहला पार्ट रहेगा पाठ की व्याख्या, दूसरे में हम करेंगे NCERT सॉल्यूशंस या प्रश्न अभ्यास, और तीसरे में हम करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQs। तो हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, चाहे वो काव्य खंड हो या गद्य खंड हो। तो जो भी आपको चाहिए जस्ट क्लिक कर दीजिए, आपको उससे संबंधित जानकारी आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी, वो भी विस्तृत रूप से, बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, मान लीजिए आपको हिंदी पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी चाहिए। हिंदी पाठ्यक्रम पर जैसे ही आप पाठ्यक्रम परिचय पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके पाठ्यपुस्तक अर्थात आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक कोर्स A और कोर्स B संबंधी पुस्तक नजर आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, आपका सही है मानना, सोचना कि सबसे पहले शब्दों से पहले हम चित्रों पर ध्यान देते हैं। सभी मानवीय प्रवृत्ति है, चाहे हम समाचार पत्र पढ़ रहे हो, चाहे मैगजीन्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, पत्रिकाएं पढ़ रहे हो, हम सबसे पहले चित्रों पर ध्यान देते हैं। और चित्रों पर जैसे ही ध्यान दिया तो आपकी टीचर के साथ साथ आपकी बुक्स भी आ गई हैं। यदि आप कोर्स A पढ़ते हैं तो क्षितिज और कृतिका है, यदि आप कोर्स B पढ़ते हैं तो स्पर्श और संचयन है। तो हर एक पुस्तक
मतलब कोर्स ए और कोर्स बी में जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, चाहे वे काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, हर एक पाठ प्लस उनके कवि का या लेखक का नाम, साथ ही साथ जो टाइटल या शीर्षक पाठ का है उससे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी, जो कि आप साल भर जो भी पढ़ने वाले हैं जिस भी चैप्टर से रिलेटेड, अर्थात आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है किसी भी कंडीशन में मेरे बच्चों। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आप स्वयं मास्टर हो जाएंगे। यस, आप दूसरों को बता पाएंगे कि अरे ये है इस चैप्टर में, ये पाठ उन्होंने लिखा है, ये कविता, ये दोहे उन्होंने लिखे हैं, अच्छा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, अरे ये तो तुलसीदास जी का है। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि पाठ्यक्रम संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और ना केवल आप बल्कि अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, अपने जो भी परिचय हैं आपके, जो भी परिचित हैं उनको सब में ये शेयर कीजिए ताकि जिस तरह से आप लाभ उठा पा रहे हैं वे भी लाभ उठा पाएं। और बेटा मैं हमेशा आपसे कहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है क्लास 6 to 12 स्कूल एजुकेशन 100% फ्री। एक ऐसा धमाका जो आपको कोई उज्जवल भविष्य का निर्माता बनेगा। हाँ, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये कोई बड़ी चढ़ी बातें नहीं है, ये कोई अभी सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ठीक है, आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री वीडियो पाएंगे। हर एक विषय जो कि आपके कोर्स में शामिल है, ना सिर्फ कोर्स में बल्कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी भी संपूर्ण जानकारी मैग्नेट ब्रेन्स पर प्राप्त कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त। और इसके लिए आपको करना क्या होगा मेरे बच्चों, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जब कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, जब आप आपस में कभी मिलेंगे, अच्छा अरे तुम भी मैग्नेट ब्रेन्स, अरे मैं भी मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ता हूं भाई, तो ये जो है हमारा सर्कल ऐसा बन जाए कि उसका कोई छोर ही ना हो। सर्कल क्यों? क्योंकि सर्कल में कोई छोर नहीं है। तो इसी प्रकार से आप, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, समझते हैं, तो मैं आपसे कहती हूं, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।